नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी झा आप सभी का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है किडनी एवं प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारी के बारे में जानना कि इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं एवं इसके क्या निदान हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किडनी हमारे शरीर में सारे विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है एवं प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें तो ये पुरुषों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी से जुड़ी कुछ जानकारी हम लोग हमारे स्टूडियो में हमारे एक मेहमान आए हैं, डॉक्टर शाकिब साहब। चलिए हम लोग इनसे किडनी एवं प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि आजकल अनियमित खान पान, तनाव या फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं ज़्यादा अपने जो जीवन शैली की वजह से अनियमित जीवन शैली की वजह से किडनी की बीमारियां जो आप जी आजकल बहुत बढ़ती जा रही हैं जी। तो इसी से संबंधित मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि किडनी और प्रोस्टेट हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, इससे जुड़ी कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो नमस्ते मैं कहना चाहूँगा सबको जितने दर्शक हैं, और आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। किडनी और प्रोस्टेट दोनों इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के। किडनी और प्रोस्टेट दोनों का अलग काम है। किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उनको निकालते हैं, और प्रोस्टेट एक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है। बट एज ए यूरोलॉजिस्ट हम लोग इन दो बीमारियों से बहुत कॉमनली डील करते रहते हैं। किडनी का फंक्शन ये रहता है कि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको वो पेशाब के माध्यम से निकाल देते हैं, और प्रोस्टेट एक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होता है, वो हमारे जो सेमाइन फ्लूइड होता है उसको ऐड कर रहा होता है। बिल्कुल। इससे एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आजकल बहुत कम उम्र में किडनी से जुड़ी जो बीमारियां हैं बहुत ही आम तौर पे देखा जा रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आजकल समस्या ये हो गई है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, और जो हम खाना पीना खा रहे हैं, इन सब कारणों से, और प्लस अर्ली एज पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है या अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं ओवर द लॉन्ग रन। जितने लंबे समय के लिए होते हैं उतना ज़्यादा ही डैमेज करते हैं, और क्योंकि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो आदमी को जो सामान्य जो हेल्थ रहता है, जो स्वास्थ्य रहता है, सामान्य स्वास्थ्य रहता है, वो हमेशा अफेक्टेड रहता है, और ओवरऑल वेलबींग को इफेक्ट करता है ये बेसिकली। तो अब ये तो ठीक है, किडनी से ये सारी बीमारियां हो रही हैं, लेकिन आम जो हमारे दर्शक है वो इन बीमारी के लक्षण को पहचाने कैसे? देखिए, किडनी में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो किडनी के अंदर ही कोई समस्या हो गई हो, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो विषय यूजुअली नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं। एज ए यूरोलॉजिस्ट हम लोग किडनी में ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स को डील करते हैं, रुकावट की वजह से, जैसे उसके अंदर कोई पत्थर हो गया, स्टोन हो गया या कैंसर हो गया। इन सब कारणों से जो किडनी ख़राब होती है उन विषयों को हम ज़्यादा डील कर रहे हैं। किडनी स्टोन होना बहुत 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 कॉमन हो गया है। इसलिए कॉमन हो गया क्योंकि जो भी हमारे आजकल जो लोग हैं वो खाने पीने में फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, पानी की मात्रा कम हो गई है, स्ट्रेस का लेवल्स बढ़ गया है। इन सब चीज़ों से किडनी में स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। बेसिकली हमने देखा गया है कि जैसे हम सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा लेते हैं, अगर आप क्या कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसे चिप्स हो गया, ये सब, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या जो पानी का जो हम ले रहे हैं उसमें TDS की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इन सब कारणों से किडनी स्टोन का बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सर, ये तो आपने किडनी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया। सर, प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी जो समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी समस्याएं आजकल देखने को मिल जाती हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कम उम्र में यूजुअली प्रोस्टेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वो होता है, बट यूजुअली ये एक बीमारी एक वृद्धावस्था की बीमारी है। जो वृद्ध लोग होते हैं इनमें ये ग्रंथि नॉर्मली बढ़ती है, जो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, या हमें नज़र कमज़ोर होती है, या हमारी सुनने की क्षमता कमज़ोर होती है, वैसे ही प्रोस्टेट भी हमारा एक ग्रंथि होती है जो सारे पुरुषों में होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्रोस्टेट बढ़ गया तो आपको कोई समस्या हो गई है। अगर मान लीजिए 100 मरीजों में प्रोस्टेट बढ़ता है तो केवल 50 लोगों में ही कोई समस्या आती है। उनमें से भी 50 लोगों का हम निदान दवाओं से कर सकते हैं, और 50% लोगों का सर्जरी या कोई अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इसमें। आजकल जैसे हम लोग देख सकते हैं कि
जैसा कि आपने बताया भी कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी जो अभी समस्याएं चली जा रही हैं, तो इसमें कौन कौन से इलाज अभी करंट सिचुएशन जो अभी हम लोग देख सकते हैं, तो अभी कौन कौन से इलाज अभी संभव हैं? इलाज तो अनेक प्रकार के हैं। पहले मैं लक्षण बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये पेशेंट ना हमारे पास बहुत आते हैं, ऐसे मरीज़ ना, बहुत सारे वृद्ध पेशेंट्स होते हैं, उनको ये समस्या रहती है, बहुत कॉमन है एक्चुअली। और मुझे लगता है कि एवरी अदर एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, जो हर दूसरे जो वृद्ध मरीज़ हमारे पास आते हैं, लोग अपने पिता को, अपने दादाजी को, अपने नाना जी को लेके हमारे पास आते रहते हैं। उनकी समस्याएं क्या होती हैं, एक्चुअली क्या होती है, बहुत लोग बताने में शर्म महसूस करते हैं, इसलिए मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या समस्याएं होती हैं जो प्रोस्टेट में मिलती हैं। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, उनको अगर बार बार पेशाब लग रहा है, उनको पेशाब रोकने में दिक्कत हो रही है, अगर पेशाब लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं मैं रोक नहीं सकता, या जाते जाते पेशाब खुद से हो जाता है, या रात में बार बार उठना पड़ा पेशाब करने के लिए, या पेशाब का फ्लो कम हो गया है, उनको जोर लगाना पड़ा है, अगर इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है तो इसमें ये प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। इनका दायित्व बनता है कि वो अपने किसी घर वालों को बताएं, और उनका दायित्व बनता है कि वो किसी भी नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोस्टेट में हमने देखा गया है कि अगर आप इसे इग्नोर कीजिएगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका ख़राब हो सकता है पेशेंट्स का, ठीक है। दूसरा ये होता है कि प्रोस्टेट रुकावट कर रहा होता है पेशाब में। जब भी किसी चीज़ में रुकावट हो रही होती है तो अनेक तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहला इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे आप आम भाषा में यूटीआई के नाम से जानते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से यूटीआई लोग बोलते रहते हैं। दूसरा, उसकी वजह से पत्थर बन सकता है, उसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, आम जनजीवन उनका प्रभावित हो सकता है। तीसरा, किडनी पे भी जोर पड़ सकता है, किडनी भी ख़राब हो सकती है उसकी वजह से। और जब भी पेशाब के आउटलेट में रुकावट होती है तो एक नहीं दोनों ही किडनी इस पे रिस्क पे रहती है। तो इसीलिए पता करना ज़रूरी है और उसका प्रॉपर तरीके से निदान करना ज़रूरी है। तो उसका अगला सवाल जो आप पूछ रहे थे कि क्या उसके तरीके हैं, उस पर मैं आता हूँ। एक्चुअली पहले हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्या हम इसको मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं कि सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। दो तरह से इसका वो हो सकता है, या तो हम दवाओं पे ही उनको ठीक कर सकते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं, या फिर हमें उनका ऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ती है। तो हमारे लिए कभी भी प्रोस्टेट के पेशेंट्स को हम देखते हैं तो ऑपरेशन करना हमारे लिए एक आखिरी स्टॉप रहता है। हम दैट इज़ नॉट द फर्स्ट स्टॉप, वो हमारा पहला मरहला नहीं होता है, वो आखिरी मरहला होता है। हम पहले चाहते हैं कि उसको किसी तरह मेडिकली ही उनको मैनेज करें। तो नॉर्मली हमने जो देखा है कि 50% से ज़्यादा पेशेंट्स मेडिकल मैनेजमेंट में रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनका एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट से पता चलता है कि उनके क्रिएटिनिन एक चीज़ होती है, वो पदार्थ होता है जो बताता है कि किडनी हमारी ख़राब हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि वो बढ़ रहा होता है तो हमें लगता है कि नहीं, इस पेशेंट में कुछ ना कुछ एक्टिवली हमें करना ज़रूरी है। दूसरा, हम उनका एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ कितना बड़ा है, वो पेशाब की थैली के अंदर कितना घुस रहा है, पेशाब कितना रुकावट कितनी हो रही है, पेशाब करने से पहले उसके बाद कितनी रुकावट हो रही है, किडनी में उसकी वजह से कुछ सूजन आ रही है नहीं आ रही है, पेशाब की थैली का जो थिकनेस है, जो मोटापा है, वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है, अंदर कोई पत्थर तो नहीं हो गया है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम अगले स्टेप का फैसला करते हैं कि हमें इनको मेडिकली रखना है कि सर्जिकली इनको वो ट्रीट करना है। बिल्कुल। और जब हम लोग जैसा अभी किडनी से जुड़ी अगर कुछ समस्याओं के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो आजकल हाई बीपी आम तौर पे सब लोगों में पाया जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डायबिटीज़ और हाई बीपी, ये इसका क्या कारण, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारे किडनी पे? नहीं, देखिए, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो बहुत ही घातक हैं आपकी किडनी के लिए। और जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, हम उनको अक्सर बोलते हैं कि आपको इनको कंट्रोल में रखना है। आजकल दवाएं आ गई हैं, बहुत एडवांस मेडिकेशंस आ गए हैं जो हम देते हैं, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इनसे डैमेज होता है। अगर हाइपरटेंशन की वजह से क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, बढ़ा रहता है, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी नाम की एक बीमारी होती है। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड रहा तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी करके बीमारियाँ होती हैं। तो अन्य तरह की अन्य क्लासेस ऑफ दवा आते हैं, जैसे हमारे पास एस इनहिबिटर्स आते हैं, ARBs आते हैं, वो यूजुअली रीनोप्रोटेक्टिव भी होते हैं, हम वो देते हैं उनके लिए। या आजकल क्या कहते हैं, किडनी की भी बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स आ गए हैं, डापा और एम्पा जैसी दवाएं, जो कि किडनी को प्रोटेक्टिव भी होती हैं और शुगर्स भी बहुत अच्छे से ठीक कर पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारे पास आर्मामेंटेरियम भी बढ़ गया है, जिससे हम उनको डील कर सकें। आजकल आम तौर पे ये देखा जाता है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हीं में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दवाइयों पे नहीं निर्भर होना चाहते हैं। तो वो कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं कि जिससे वो उनकी बीमारी भी सही हो जाए और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे से दवाइयों से थोड़ा दूर रह सके।
तो वो लोग बहुत योग का भी ये सोल्यूशन देखना चाहते हैं कि हाँ योग की वजह से क्या अगर वो कुछ सही हो सके तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या नियमित योग या फिर वॉक ऐसे कुछ सॉल्यूशंस जो हमारे दर्शक अपनाते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है इस बीमारी से लड़ने में? ज़रूर पड़ता है। देखिए, योग करने से या किसी भी तरह का व्यायाम करने से होता ही है कि हमारा जो सामान्य स्वास्थ्य होता है बहुत अच्छा हो जाता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इंप्रूव कर जाते हैं, डायबिटिक कंट्रोल इंप्रूव हो जाता है, और भी चीज़ें जो होती हैं वो इंप्रूव कर जाती है। तो डेफिनेटली जब भी हम योग करते हैं या किसी भी तरह का व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे जनरल हेल्थ इंप्रूव करता है और हम देखते हैं कि पेशेंट्स को ना इम्प्रूवमेंट मिलता है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग, बहुत फ़ायदेमंद चीज़। इसके साथ एक और मेरा और किडनी से ही संबंधित एक और सवाल है। जैसे अगर किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट में जो अभी हम लोग देख सकते हैं कि लोग किडनी अगर फेल होने पे डायलिसिस के लिए जाते हैं या ट्रांसप्लांटेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली क्या होता है कि जो किडनी फेलियर होता है इसके कारण बहुत सारे होते हैं। यदि जैसे किसी इंट्रिंसिक डिजीज़ मतलब किडनी के अंदर किसी बीमारी की वजह से हो रहे हैं तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, दवाओं पे उनको रखते हैं। डायलिसिस बहुत लंबा चल नहीं पाता है, आप समझ रहे हैं ना। ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन जो भी सर्जिकल चीज़ें होती है, जैसे हम एज ए यूरोलॉजिस्ट हम लोग ट्रीट करते हैं। मान लीजिए किसी का किडनी ख़राब हो रहा है स्टोन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो पेशेंट समझते हैं किडनी स्टोन है, अलग अलग तरह की दवाएं खाते हैं, घर के नुस्खे भी खाते रहे होते हैं, बट हमने देखा है कि उससे उनको फ़ायदा नहीं होता है। उनका किडनी की सूजन बढ़ती रहती है, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, वो फेलियर की तरफ जाते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स अगर सही समय पे इलाज करा लें तो ना उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास अक्सर बेशतर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो यंग पेशेंट्स होते हैं। किडनी के आगे एक यूरेटर करके पाइप होता है, उसमें स्टोन फंसा हुआ होता है। वो लोग सोचते हैं कि हम ये तो 7 mm 8 mm का स्टोन है, ये तो निकल जाएगा दवाओं से। तो ये अलग अलग तरह की दवाएं जो घरेलू उनके नुस्खे हैं या जो भी उनको कोई समझाता है कोई, वो खाते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी किडनी ख़राब होने की ओर जाती रहती हैं और उनका क्रिएटिनिन बढ़ता रहता है। वो कई बार डायलिसिस पे भी चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है कि अगर हम सही समय पे उनका निदान कर दें, उनका ऑपरेशन कर दें, अगर उस स्टोन को हटा दें तो वो किडनी रिकवर कर जाती है बहुत हद तक। और अगर हम डिले कर देंगे तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि वो अनरिकवरेबल होती है, हम निकाल भी देंगे तो रिकवर नहीं हो पाती। तो जहाँ तक आपका डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की बात ये है, डायलिसिस इज़ अ स्टॉप गैप मैकेनिज्म। मतलब जब तक आप, ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है, आप डायलिसिस करा रहे हैं, चल रहा होता है, अल्टीमेटली आपको ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ता है अगर ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में चले गए आप। तो मतलब आखिर मतलब आपकी किडनी पूरी तरह ख़राब हो गई है, ESRD में आप चले गए हैं, तो आपको अल्टीमेटली रीनल ट्रांसप्लांट कराना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तो सर ये बताइए कि अब किडनी से जो जुड़ी समस्याएं हमारे दर्शक या फिर हम लोग जो भी फेस करते हैं, तो उस समस्या को हम लोग थोड़ा कंट्रोल में कर सके तो इसके लिए क्या हमारा भोजन शैली क्या होना चाहिए? हम लोगों को क्या हमारे भोजन में लेना चाहिए, या हमारा खाने पीने में अगर देखें तो पानी कितना लीटर पीना चाहिए, कुछ ऐसा इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बात आपने पूछा। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ के, मतलब कोई बीमारी के 3 स्तंभ होते हैं। सबसे पहला स्तंभ होता है डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब जो आप खाना पीना खाते हैं और जिस तरह से आप जीवन शैली जीते हैं, वो पहला स्तंभ होता है। तो पहला स्तंभ ही अगर आपका कमज़ोर रहेगा तो बाकी जो आपके और स्तंभ होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक पानी पीने की बात होती है, 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है, इतना कि कम से कम आप 2 से 2.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस कर पाएँ। तो वो एक सेफ़ होता है, उससे हम जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और स्टोन बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो नॉर्मली अगर आप 1 ग्लास पानी लें, 1 ग्लास में लगभग 250 से 300 ml वो होता है, तो 10 से 11 ग्लास पानी लें तो सफाइस कर जाएगा अगर आप पूरे दिन में लेते हैं ठीक से। लेकिन अगर बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब लेबोरियस आदमी है, अगर आपको धूप में काम करना पड़ रहा है या बहुत मेहनत का काम है, तो आपको ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, AC के रूम में बैठ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो आप थोड़ा कम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो आते हैं हमारे पास वो ये कहते हैं कि हम 7 से 8 लीटर पानी ले रहे हैं। इतना भी पानी नहीं लेना है। एवरी गुड थिंग ऑल्सो हैज़ गॉट बैड इम्पैक्ट। हर अच्छी चीज़ के भी बुरे वो होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपको वाटर इंटॉक्सिकेशन, उससे सोडियम वगैरह कम होने का डर रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, एक नियमित उसमें लेना है। 1 लीटर भी नहीं लेना है, 8 लीटर भी नहीं लेना, आपको 3 से 5 लीटर के बीच में लेना है, डिपेंडिंग कि आपका क्या कहते हैं लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत वाला काम है, धूप में है, पसीना ज़्यादा गिर रहा है, आप कोई एथलीट हैं, आप ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। लेकिन कोई कंप्यूटर पर बैठ के कोई IT प्रोफेशनल हैं जो अपने रूम में कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और AC रूम में हैं, जिनका डिहाइड्रेशन कम होता है, पर्सपिरेशन कम होता है, वो थोड़ा कम भी पानी ले लेंगे तो चलेगा। बट इट हैज़ टू बी बिटवीन 3 to 5 लीटर्स के बीच में ही रहता है। प्लस खाने पीने में देखा गया है कि ये जो चाय,
कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होते हैं, फिर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें भी ऑक्सीडेट के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। नमक ज़्यादा खाने से पत्थर होने की संभावना होती है। पालक, टमाटर, बैगन ऐसी चीज़ों से भी पत्थर होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि इन सब में ऑक्सीडेट के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खाएंगे तो उसमें यूरिक एसिड, ऑक्सीडेट दोनों बहुत ज़्यादा होता है, इनसे भी स्टोन बनने का संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप पानी पिएं अच्छे से, और इन सब को मॉडरेट अमाउंट में खाएं। ऐसा नहीं कि आप सॉल्ट बंद कर दें या पालक टमाटर ना खाएं, मॉडरेट अमाउंट में खाएं, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खाना है, और इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे दर्शक, जैसा हम लोग जानते हैं कि आजकल लोग घरेलू उपाय बहुत ज़्यादा मतलब जानना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ जो हाँ घरेलू नुस्खे मिल जाए तो हम लोग उसको अपना करके स्वस्थ रह सकें। तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताइए जिससे कि हमारे दर्शक स्वस्थ रह सके, इस बीमारियों से थोड़ी दूरी बना के रख सके। आपने खुद ही बताया कि व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए, कोई भी क्या कहते हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहता है इसका। इसके ट्रीटमेंट की बहुत सारी शैली होती है, शायद आप वो भी पूछना चाह रहे थे। तो जहाँ तक मतलब किडनी की जो आजकल जो बीमारियाँ हो गई, किडनी स्टोन्स या ऐसी चीज़ें हो गई ना, उनकी जो बीमारियाँ हैं हमारे पास, किडनी की जो बीमारियाँ हैं हमारे पास आजकल जो हैं, उसके लिए बहुत एडवांस्ड सर्जरीज आ गए हैं हमारे पास। तो हमने देखा है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत घबराते हैं सर्जरी से, लेकिन यूरोलॉजी में, हमारे विभाग में किडनी स्टोन निकालने के जो प्रोसीजर्स हैं वो सब मिनिमली इन्वेजिव आ गए हैं आजकल। उसमें कोई मतलब चीरा नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, बिना किसी चीरे के या एक बहुत छोटे से चीरे से हम लोग पत्थर निकाल लेते हैं, और किडनी को डैमेज भी बहुत मिनिमम होता है। तो मेरा आपके दर्शकों को ये कहना बहुत वो है कि आप कभी भी घबराइए मत अगर आप किडनी स्टोन होता है। 2 तरह के स्टोन होते हैं, छोटे स्टोन्स होते हैं जो कि 5 mm से कम होते हैं, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको पानी से और दवाओं से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़े स्टोन हैं, आपको दर्द हो रहा है या दर्द आपका ठीक भी हो गया है, तो उसको ज़रूर आके दिखाएं किसी यूरोलॉजिस्ट को, क्योंकि वो स्टोन घातक हो सकते हैं, आपका किडनी ख़राब कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ और शुगर की जैसे, मतलब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की तरह नहीं है कि मतलब क्रॉनिक वो कर रहे हो, ये है कि अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो आपका किडनी इमीडिएटली ठीक हो सकता है। उनके ट्रीटमेंट के जो वेरियस टेक्निक्स हैं, जैसे PCNL हो गया, मिनी PCNL हो गया, RIRS हो गया, ये सब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेज़र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें, और एक दिन में छुट्टी कर देते हैं। जैसे आज हमने ऑपरेट किया, कल हम उनको रिलीव कर सकते हैं, पेशेंट अपने घर जा सकता है, और हमारे और आपकी तरह एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह बाहर घूम सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा उसका सर्जरी हुआ। जी। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप इन सारे अगर प्रोसेस को आप अपनाते हैं, ये सारे समाधान के ऊपर अगर आप जोर देते हैं, तो बिल्कुल आप इन बीमारियों से थोड़ा दूरी बना के ज़रूर रख सकते हैं। तो सर, इसके आगे मेरा एक और सवाल है आपसे कि किडनी में आजकल कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो ये क्या होता है, ये इनके क्या लक्षण हैं, ये इसके बारे में बताइए। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना किडनी में कैंसर पता करना इतना आसान नहीं होता है। पेशेंट जब आते हैं किडनी कैंसर के, तो जो अर्ली स्टेजेस में होते हैं बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं। जब वो थोड़ा एडवांस्ड होते हैं तभी जाके सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स यूजुअली होता है खून आ रहा होता है पेशाब में, उनको पूरे पेशाब में खून रहता है, खून के गत्थे गिर रहे होते हैं। वो गत्थे एक क्या कहते हैं, पतले लंबे धागे की तरह होते हैं, वर्म शेप कहते हैं, वर्मीफॉर्म क्लॉट्स कहते हैं, वैसे गिर रहे होते हैं। फिर कभी कभी उनको पेन हो रहा होता है, कभी कभी खून बहने की वजह से उनकी खून में कमी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट फटीग्ड फील कर रहा होता है। कभी कभी वो बोलता है कि यहाँ पेट में एक बड़ा सा गांठ महसूस हो रहा है, अगर बहुत बड़ा हो गया है तो हम हाथ दागे देखते हैं तो हमें गांठ भी महसूस होता है। अक्सर जितने भी ये किडनी के कैंसर वगैरह हैं, ये रेडियोलॉजिकली डिटेक्ट होते हैं। हम सस्पेक्ट करते हैं कि कुछ किडनी का प्रॉब्लम है, तो हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, CT हो गया, उस पर हमें पता चलता है कि ये किडनी कैंसर है। और अगर हम उसे अर्ली स्टेज में ट्रीट करेंगे तो इसके प्रोग्नोसिस अच्छे होते हैं। और जैसा कि हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में भी अभी बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित भी लोगों के मन में ये डर रहता है कि कैंसर कहीं उससे भी संबंधित तो ना है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये एक्चुअली इसलिए अच्छा सवाल है क्योंकि किडनी का प्रोस्टेट का कैंसर होना और बिनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज़ में दोनों में अंतर करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोनों के लक्षण लगभग सेम होते हैं, वही उसी तरह से बार बार पेशाब लगना, तेज़ पेशाब लगना, पेशाब की धार पतला होना, रात में उठना, ये सारे लक्षण उसमें भी होते हैं, जोर लगाना पेशाब करने में। प्रोस्टेट में और मतलब बिनाइन डिजीज़ में भी कई बार पेशाब में खून आता है, और प्रोस्टेट कैंसर में भी कई बार खून आता है। तो इसलिए हमें पेशेंट को ना एक हाई सस्पेशन रखना होता है, हमें अल्ट्रासाउंड करा के देखना होता है। यदि अल्ट्रासाउंड में हमें कोई
नोड्यूल मिल रहा है, कोई हाइपोइकोइक नोड्यूल मिल रहा होता है, तो हम उसको सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ इसमें कैंसर हो सकता है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है PSA करके, वो हम सारे जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो प्रोस्टेट के लिए आते हैं, उनका हम सोचते हैं कि हम उनका एक PSA करा लें। अगर वो PSA की मात्रा बढ़ी रहती है, 4 से 10 के बीच में होती है, एक सस्पेशन रहता है, 10 के ऊपर रहता है तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कैंसर होने का, 20 के ऊपर होता है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम पता करते हैं। यदि हमें लगता है कि ये कैंसर है तो फिर हम उनका MRI करा के देखते हैं, मल्टी पैरामीट्रिक MRI कराते हैं या PSA में PET कराते हैं या उनका एक बायोप्सी लेके देखते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि हम किस स्टेज का कैंसर है, कैसा कैंसर है और किस तरह हम निदान कर सकते हैं। ये जो कैंसर्स होते हैं प्रोस्टेट के, थोड़े स्लो ग्रोइंग कैंसर्स होते हैं, तो इसमें हमें वक्त मिलता है और इसके जो ट्रीटमेंट है वो बहुत हार्मोनल ट्रीटमेंट भी है, सर्जरी भी है, रेडियोथेरेपी भी है। तो अगर हम उसे सही टाइम पे डायग्नोस कर दें और उसको स्टेज कर ले तो हम उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो आपने डायग्नोसिस का बता दिया कि इस तरह से आप लोग डायग्नोसिस को कर देते हैं, बट अगर हम लोग इसके समाधान पे आए तो इसका समाधान क्या है, कैसे आप लोग इसका इलाज कर सकते हैं? देखिए, अगर प्रोस्टेट में बिनाइन डिजीज़ है, मतलब बिनाइन मतलब कैंसर नहीं है, एक सामान्य बस प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो बड़ी हो गई है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम यदि वो दवाओं से उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो वैसी स्थिति में हम दूरबीन की विधि द्वारा उनका ऑपरेशन करते हैं। जितने भी ऑपरेशन आजकल उसमें हम कोई चीरा नहीं लगाते हैं, पेशाब के रास्ते ही हम अपना मशीन लेके जाते हैं अंदर और अंदर से ही उसको हम काट के हटा देते हैं। अलग अलग तरह के लेज़र आ गए हैं, जैसे हॉल्मियम लेज़र है, थूमियम लेज़र है, इनसे कर सकते हैं। या जो हमारे क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, मोनोपोलर TRP, बाइपोलर TRP, उससे भी हम कर सकते हैं। यदि कैंसर आता है तो कैंसर में फिर हमें देखना पड़ता है क्या स्टेज है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें एंटी एंड्रोजेंस देना है, रेडियोथेरेपी देना है कि सर्जरी करना है। इस तरह से इसका निदान होता है। जी, तो क्या लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या प्रोस्टेट कैंसर का इलाज संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, किडनी कैंसर का भी संभव है, प्रोस्टेट कैंसर का भी संभव है, बिनाइन डिजीज़ का भी संभव है, किडनी स्टोन का भी संभव है। बस आपको कभी भी कोई लक्षण हो, यूजुअली ओल्ड पेशेंट्स जो होते हैं, जो वृद्ध हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो कई बार घबरा रहे होते हैं और बता नहीं पाते किसी को। तो मैं अपने आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपको कोई भी ऐसी सिम्टम रहे, आप बिना किसी झिझक के किसी भी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। इन सब चीज़ों का निदान संभव है और इसके बाद आपका जीवन बहुत सामान्य तरीके से आप जी सकते हैं। अगर आप नहीं कराते हैं तो कई बार आपके एंड स्टेज रीनल डिजीज़ और ऐसी चीज़ें होने का डर रहता है, इसलिए आप आके किसी भी यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसको ट्रीटमेंट करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए, अभी सीनियर सिटीजन्स में प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और वो ये समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं, तो आप थोड़ा विस्तार से इस बारे में उन्हें समझाइए ताकि वो घबराएं ना, और उन्हें ये भी समझाइए कि इसका इलाज भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो प्रोस्टेट संबंधी बीमारी होती है, ये एक तरह से बीमारी नहीं, एक फिजियोलॉजिकल चीज़ होती है। ये जो ग्रंथि होती है हर पुरुष में होता है और जैसे जैसे हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते हैं ये बढ़ जाता है। सारे व्यक्ति जिसमें ये बढ़ता है उसमें प्रोस्टेट की समस्या नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों में होती है। यदि होती है तो इसमें भी हमने IPSS ग्रेडिंग बनाया हुआ है कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर सिम्टम्स है, उसके बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो जो माइल्ड एंड मॉडरेट होते हैं यूजुअली हमने देखा है कि हम दवाओं से उनका निदान कर सकते हैं। यदि बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा कि किन में हमें सर्जरी कराना अनिवार्य है, तो वैसी स्थिति में हमें सर्जरी कराना पड़ता है। तो मैं आपको एक बार फिर से अपने जितने भी सीनियर सिटीजन दर्शक हैं या उनके बच्चे, उनको बता दें, अगर आपके माता पिता या आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स को कोई समस्या, इनमें से कोई भी समस्या हो, तो आप ज़रूर किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें। अगर उनका पेशाब बार बार हो रहा है, पेशाब रोकने में दिक्कत हो रही है, जाते जाते उनका पेशाब हो जाता है, पेशाब की धार कम हो गई है, पेशाब करने के लिए उन्हें ज़ोर लगाना पड़ रहा है, या पेशाब करने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं पूरी तरह उनका पेशाब नहीं हुआ, उन्हें और पेशाब करना है, या उनको रात में बार बार उठना पड़ रहा है जिससे उनकी नींद में खलल पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोस्टेट की प्रति हमें बताती कि प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या है। यदि ऐसा कुछ भी हो तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। यूरोलॉजिस्ट आपको देखेंगे, एक एवेल्युएशन करेंगे, IPSS स्कोरिंग करेंगे, कुछ जांच है जैसे आपका ब्लड काउंट्स कराएंगे, आपका शुगर्स देखेंगे, आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट देखेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे और आपका PSA करके देखेंगे। इन सारी चीज़ों से ये नियमित हो जाएगा कि ये जो समस्या है ये बिनाइन प्रॉब्लम है कि कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, इससे ही हमें पता चल जाता है। यदि ये बिनाइन है तो ये बहुत ही कॉमन है। इसमें हम यूजुअली दवाएं शुरू करते हैं, अल्फा-1 ब्लॉकर्स होते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और रात के वक्त हम देते हैं, एक गोली देते हैं खाने के लिए, और हमने देखा है कि 50% से ऊपर लोग को इससे लाभ हो जाता है। पर समस्या ये रहती है कि ये गोलियाँ 10 दिन 15 दिन नहीं चलती हैं, थोड़ी लंबी चलती हैं, थोड़े समय तक चलाना पड़ता है, 3 साल 5 साल चलाना पड़ता है, कभी कभी आजीवन भी चलाना पड़ता है।
कुछ कुछ मरीज़ जिनमें इससे लाभ नहीं होता है या दवा खाने के बावजूद भी वो उनको समस्या बनी रहती है, उनमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो मैं बस आपको बताना चाहता हूँ किन किन कंडीशंस में आपको ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक तो दवा खाने से उनको लाभ नहीं हो रहा है, उसके बाद भी समस्या बनी हुई है, या दवा के साइड इफ़ेक्ट्स उनको हो रहे हैं जिसको वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी किडनी में ख़राबी आ रही है, किडनी में सूजन आ रही है, किडनी ख़राब हो रहा है, KFT बढ़ रहे हैं, या बार बार उनको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, या उनको खून आ रहा है जो कि दवाओं से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या उनका पेशाब रुक गया है, हमने एक बार उनको कैथेटर निकाल के ट्रायल दे चुके हैं और उसके बाद दोबारा हमें कैथेटर लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति में हमें सर्जरी करना ही बेस्ट होता है। हम उसे अवॉइड करने की कोशिश कितना भी करें, बट द बेस्ट ऑप्शन टू गेट सर्जरी डन। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सर्जरी कराना। सर्जरी के भी बहुत सारे तरीके हमारे पास, मिनिमल इन्वेजिव हैं, ओपन है, लैप्रोस्कोपिक है। तो आजकल सब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज यूजुअली लोग कर रहे हैं। दूरबीन के ज़रिए पेशाब के रास्ते हम अपने दूरबीन डालते हैं और उसके ज़रिए अंदर से ही प्रोस्टेट को काट के निकाल देते हैं। कुछ मोनोपोलो कॉटरी के ज़रिए कर सकते हैं, बाइपोलर के ज़रिए कर सकते हैं, या आजकल लेज़र्स भी आ गए, हॉल्मियम लेज़र, थूलियम लेज़र, उससे हम इन्यूक्लेशन भी करके निकाल सकते हैं और इससे आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। आदमी एक से 2 दिन में घर चला जाता है। कुछ दिन के लिए पाइप रहता है और 5-6 दिन या 10 दिन में पाइप निकल जाता है और वो सामान्य जीवन इस तरह से व्यतीत कर पाता है। तो इसका सल्यूशन बहुत मुश्किल नहीं है। पेशेंट को भी इतनी दिक्कत नहीं होती, कोई चीरा भी नहीं होता है। इसके निदान दवाओं से भी संभव है, इसके निदान ऑपरेशन से भी आराम से संभव है। इसलिए मैं आप सबसे जो भी प्रोस्टेट से पीड़ित लोग हैं या जो भी जिनको भी ये लक्षण जो मैंने आपको बताए, आप ज़रूर अपनी यूरोलॉजिस्ट से मिलके और आप दिखाएं उनको कि क्या समस्या है क्या नहीं है, और उस हिसाब से आपको पूरी तरह से इवैल्यूएट करने के बाद वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत ही लाभ मिलेगा इस जानकारी से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ।